जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में जो हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड था उसी के जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नो एमसीक्यू वो करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं एमसीक्यू के उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो हर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी, तो आप वहां से भी ये क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में किए थे क्वेश्चन 11, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेयर्स। शेयर्स के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो डिफरेंस। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो बेटा बहुत गलत बात है। प्रेफरेंस शेयर्स नाम ही प्रेफरेंस है, तो इनको प्रायोरिटी दी जाती है रिगार्डिंग टू थिंग्स। पहला, इनका जो रीपेमेंट है वो इक्विटी वालों से पहले होता है। दूसरा, इनका जो डिविडेंड है उसका रेट फिक्स होता है और उसकी पेमेंट भी आपकी इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड से पहले ही होती है। दूसरा, शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल गलत बात बेटा, शेयर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर होल्डर को फिक्स रेट पे, ठीक है, तो ये भी गलत है। इक्विटी शेयर्स आर रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर कंपल्सरी। अब इसके बाद बोला है कि इक्विटी शेयर्स को हम पे कर देते हैं 10 साल के बाद कंपल्सरी। ऐसा कुछ नहीं है, इक्विटी शेयर्स की पेमेंट केवल तब होती है जब कंपनी वाइंड अप होती है, अदरवाइज उसकी पेमेंट नहीं होती है। इसका मतलब है बेटा ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। और इसलिए डी ऑप्शन आपको दे रखा है बेटा, ऑल आर इनकरेक्ट, यानी इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है डी ऑप्शन, ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा 4 का, ठीक है। अब लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट इज ए और एन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है बेटा वो पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट जो है शेयर होल्डर के फंड्स को रिप्रेजेंट करता है और इसलिए ये पर्सनल अकाउंट होता है। तो आंसर है इसका बेटा पर्सनल अकाउंट, राइट। तो ध्यान रखना, शेयर अलॉटमेंट भी और शेयर कैपिटल दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट होते हैं। फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड एज। जो डिबेंचर से उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बिल्कुल गलत बात बेटा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट तो चार्ज होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है डिविडेंड। बी है एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है, कि इंटरेस्ट पे किया जाता है एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। सी है एट वेरिएबल रेट, वेरिएबल रेट का मतलब कि जिसमें कभी रेट बढ़ भी जाता है कभी कम हो जाता है। और डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सोचिएगा कौन सा सही आंसर है, आंसर है बेटा बी, ठीक है, एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है बेटा वो प्री डिटरमाइंड रेट पे किया जाता है, एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%। आफ्टर रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 60,000, यानी 10% कम करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बिफोर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से पहले बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी आपको ये बताना है। इट वाज 54,000, ठीक है, 60,000, 70,000 और 66,000, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन के बाद बिल्डिंग की वैल्यू
60,000 है। रिवैल्यूएशन की बात मतलब 100%, वैल्यू कितनी है 60,000। ठीक है, तो 1% वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 60,000 अपॉन में 100। ठीक है, और अगर ये 100% है तो बिफोर रिवैल्यूएशन जो है बुक वैल्यू दिखा रखी थी 10% ओवर वैल्यूड यानी 110%, तो हमें 110% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा 66,000। तो बिफोर रिवैल्यूएशन यानी 10% जो ओवर वैल्यूड थी उस टाइम पे हमारी मशीन की बुक वैल्यू थी 66,000। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें भी और दे रखा है। अब देखिए और में क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सी at 6% per annum for A, B and C who have invested 15,000, 25,000, 30,000 and share profit in the ratio of 1:3। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चन को देख के ये लगता है पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, क्या पूछा है। कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी सी चीज है। इन्होंने ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या लिखा ए में और वाले में B, C, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रखा है कितना 1:3। ठीक है, इनका कैपिटल भी बता रखा है। कैपिटल कितना है बेटा 15,000, 25,000 और 30,000। ठीक है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, दैट इज 6% पर एनम, राइट। और यहाँ पे क्या पूछा गया समझो, कुछ भी नहीं, इसमें पूछा कि भाई सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा। भैया 30,000 लगा रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, दैट इज 30,000 इंटू 6/100। ठीक है, तो आंसर विल बी 1800, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, रेशो विच इज कंप्यूटेड टू डिटरमाइन द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मेड इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स हु इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप इज। तो इसका मतलब है उस रेशो को हम क्या कहते हैं जो हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, किसमें, जब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है किसके फेवर में, न्यू पार्टनर्स के, तो उस रेशो का क्या नाम है। ऑप्शन है गेनिंग रेशो, बी ऑप्शन है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी ऑप्शन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और डी ऑप्शन है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज द आंसर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए जो सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, तो वो किस रेशो में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो डी विल बी द आंसर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशो की स्पेलिंग SA, सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैं हमेशा इसमें गलत करता हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने आदत सुधारी है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो की स्पेलिंग इसलिए मेरे को चेक करनी पड़ी। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, इफ गुडविल इज नॉट ब्रोट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, यानी जब एडमिशन के टाइम पे एक नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल ना लेकर आए कैश में, इट शुड बी डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो उसकी जो गुडविल का हिस्सा है किस अकाउंट से डेबिट होना चाहिए। ऑप्शन ए है करंट अकाउंट, ऑप्शन बी है कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी है लोन अकाउंट, ऑप्शन डी है आइदर ए और बी, यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो आपको बताना है कि जो नया पार्टनर है अगर वो गुडविल का अमाउंट कैश में ना लेके आए तो उसके किस अकाउंट से उसको डेबिट किया जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम को। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले जो है हम लोग कैपिटल अकाउंट से करते थे, अब कुछ टाइम से हम करंट अकाउंट से करने लगे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा बेटा आइदर ए और बी, यानी ऑप्शन डी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आइदर ए और बी, यानी हम कैपिटल अकाउंट से भी डेबिट कर सकते हैं और हम
करंट अकाउंट से भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं बेटा अपने पार्ट बी पर। ठीक है, तो पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। देखिए अब यहां पर ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जो 16 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू होते हैं और सेकंड पार्ट में 27 से एमसीक्यू स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दो पार्ट है। पहला क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड हैज अ डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 3:1 अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इट शुड बी मेंटेन्ड एट 1:1 व्हाट आर द चॉइस इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट टू डू सो। देखिए 3:1 का रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो और 1:1 वो चाहती है। ठीक, तो यहां पे आप लिख लीजिए 17 का ये फर्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, और फिलहाल जो रेशियो है बेटा वो रेशियो कितना है 3:1 का है। कंपनी वांट टू मेंटेन इट टू 1:1 यानी ये घटाना है डेब्ट। ठीक है, रेशियो आपको कम करना है। तो रेशियो कम कब हो सकता है? देखिए दो केस में रेशियो कम हो सकता है इसको 1:1 लेके आने का। ठीक, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए पहले 3 लाख रुपए ये है और 1 लाख रुपया ये है। ठीक है, अब कंपनी चाहती है कि भैया इसको 1:1 कर दे 1:1। ठीक है, तो ये कैसे करेगी 1:1 करने के लिए? अगर हम इसको घटा दें यानी डेब्ट को घटा के 1 लाख कर दें, इक्विटी रिमेन कांस्टेंट, तो भी 1:1 हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होगा कि आप डेब्ट सेम रखें बट इक्विटी को बढ़ा के 3 लाख कर दें। ठीक है, तो यहां पे अगर 3 लाख अपॉन 3 लाख हो जाए तो भी रेशो कितना हो जाएगा 1:1। तो क्या हुआ देखो समझो, पहले 3 और 1 का अमाउंट था। ठीक है, या तो हम अपना डेब्ट डिक्रीज करें और इक्विटी इंक्रीज कर दें तो हमारा रेशो कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज योर आंसर। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखी है? इंक्रीज इक्विटी, रिड्यूस डेब्ट। ऑप्शन सी दे रखा है बोथ इंक्रीज इक्विटी एंड रिड्यूस डेब्ट। तो दिस इज द आंसर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हम इंक्रीज कर सकते हैं इक्विटी भी, हम रिड्यूस कर सकते हैं डेब्ट भी, और हम दोनों भी कर सकते हैं। इक्विटी इंक्रीज कर दें और रिड्यूस कर दें डेब्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहां पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, या दोनों को भी कर सकते हैं। तो इसी में जो सेकंड पार्ट है 27 का, तो ये क्वेश्चन नंबर यहां 17 हो गया, वैसे 27 क्वेश्चन नंबर है। एक्स लिमिटेड हैज अ डेटर टर्नओवर रेशियो ऑफ 3 टाइम्स। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब जिसको हम टीआर भी बोलते हैं आजकल। तो डेटर टर्नओवर रेशियो मिलेगा नहीं आपको, आजकल इसका नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल्स, अगर टीआर की बात करें तो। ठीक है, अब इट्स मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग दिस रेशियो एट 4 टाइम्स। ठीक है, फिलहाल रेशियो कितना है बेटा 3 है, यानी 3/1। ठीक है, तो मैनेजमेंट चाहती है कि भाई इसको बढ़ाकर 4 टाइम्स कर दें हम लोग। तो 4 टाइम्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? देखिए हमें ये रेशियो बढ़ाना है। ठीक है, 3 से 4 करना है, तो 4 कब हो सकता है? या तो हम नेट क्रेडिट सेल बढ़ा दें या फिर अपने एवरेज डेटर्स घटा दें, तो हमारा 4 टाइम्स हो सकता है। ठीक, मान लीजिए ये 3 लाख है, ये 1 लाख है, तो हमारा आंसर कितना था? 3 टाइम्स था। ठीक है, तो हमारे पास हमें 4 करना है, तो 4 करने का तरीका क्या है? या तो आप नेट क्रेडिट सेल 4 लाख कर दे, ठीक है, एवरेज डेट रिमेन
कांस्टेंट, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपना नेट क्रेडिट सेल रखें सेम 3 लाख, बट एवरेज डेटर घटा दे 75,000, तो आंसर फिर भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब या तो नेट क्रेडिट सेल बढ़ा दे, या एवरेज डेटर्स कम कर दे, या फिर दोनों ही, तो देखिए इसमें क्या इन्होंने ऑप्शन दिया है, टू इंक्रीज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट सेल्स बढ़ा दे, टू रिड्यूस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, इसको रिड्यूस कर दे, ये भी बिल्कुल ठीक है, टू इंक्रीज क्रेडिट परचेज से इसका कोई लेना देना नहीं, जीरो होगा। तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट, सी है ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट, डी है ओनली सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, तो इसमें आंसर आएगा ओनली 1 एंड सेकंड है करेक्ट। ठीक है, यानी इंक्रीज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला ऑप्शन, डिक्रीज डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, दिस इज द आंसर, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 यानी 27 इस बुक के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे 28 एजर्सन और रीजन का दे रखा है बेटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं भाई, दो स्टेटमेंट्स हैं, एक एजर्सन और दूसरा रीजन। एजर्सन बोलता है अकाउंट पेबल्स आर रिकॉर्डेड इन द हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कि जो अकाउंट पेबल है, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे करंट लायबिलिटीज में। ठीक बात है, अकाउंट पेबल मतलब जो हमें अभी पे करना है। ठीक है, अकाउंट पेबल इज द मनी ऑफ द कंपनी करंटली ओज टू इट्स सप्लायर, पार्टनर्स और एम्प्लॉइज। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, अकाउंट पेबल क्या है, वो मनी है जो कंपनी ने उधार ले रखी है, देनी है किसको, सप्लायर को, एम्प्लॉइज को या पार्टनर्स को। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटी जरूर है, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो यानी एजर्सन इज करेक्ट। फिर दूसरा ये बता रखा कि ये अमाउंट है क्या, बट इसमें रीजन ये नहीं बता रखा कि हम करते क्यों हैं। ठीक है, करते क्यों हैं, क्योंकि हमें विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड ही हमें पे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब एजर्सन तो इसमें करेक्ट है। ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द एजर्संस, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्संस की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लिखा है करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं, तो करंट लायबिलिटीज में दिखाने का रीजन क्या होता है, करंट लायबिलिटीज में दिखाने का रीजन ये होता है क्यों हमें ये लायबिलिटीज विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड पे करनी है, तो इसमें इन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा, इन्होंने तो ये बताया कि करंट लायबिलिटीज होती क्या है। ठीक है, तो होती क्या है नहीं दिखाना है हमें, क्यों हमें करंट लायबिलिटी में शो किया वो दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, both exertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of exertion। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया 18। ठीक है, तो मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ, ये होंगे क्वेश्चन नंबर 27। राइट, अब इसके बाद दो क्वेश्चंस और रह गए 29 और 30। तो बेटा अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में भी दो पार्ट है। देखिए पहला पार्ट दे रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके ऊपर बेस्ड है, पहला एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा अकाउंटिंग इक्वेशन और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो वेरी ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट में वी रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट। तो आंसर होगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। राइट, दिस इज योर आंसर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे ही
बेस्ड है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए इसमें और भी लिखा हुआ है, लिखा है बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ नॉन लिक्विड करंट असेट्स which of the following ratio is considered better than current ratio as a measure of liquidity position of the business। तो पहली बात तो लिक्विडिटी पोजीशन के लिए केवल दो ही रेशो निकलते हैं, एक करंट रेशो और दूसरा लिक्विड रेशो, जिसका नाम एसिड टेस्ट रेशो भी है और जिसका नाम क्विक रेशो भी है। ठीक है, और वही या एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो ही होता है बेटा जिसमें हम लोग नॉन लिक्विड करंट असेट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें इन्वेंट्री और आपका प्रीपेड एक्सपेंस जाता है वो एक्सक्लूड करते हैं। तो यानी कौन सा रेशो हुआ, अब यहां पर ऑप्शन दिया डेब्ट इक्विटी रेशो, वो तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के लिए आता है, एसिड टेस्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब यहां पर आप वैसे भी देखें तो डेब्ट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो सब लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के लिए आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के लिए करंट रेशो और दूसरा होता है आपका एसिड टेस्ट रेशो, जिसको हम लिक्विड रेशो या क्विक रेशो भी कहते हैं। तो आंसर विल बी एसिड टेस्ट रेशो। लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, एसिड टेस्ट रेशो, जिसमें जो नॉन लिक्विड करंट असेट्स है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया बेटा, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है जिसमें पेटेंट्स दिखा रखे हैं। ठीक है, कितना है 2019 2020, दो बैलेंस है, एक है 5,60,000, ठीक है, एक है 3,20,000, राइट। फिर इसके बाद लिखा है पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हुए to the extent of ₹80,000। पहली चीज ये बताई उन्होंने। दूसरी चीज बताई है कि एंड सम पेटेंट्स आर सोल्ड at a profit of ₹40,000। 40,000 रुपये प्रॉफिट पे कुछ पेटेंट्स बेचे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि देखो पेटेंट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो कम दो ही वजह से होगी, या तो कोई भी असेट्स की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की वजह से होगी, या फिर सेल्स की वजह से होगी। ठीक है, आपको बताना है कितना अमाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप शो करोगे फ्रॉम द प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, यानी पेटेंट्स बेच के आपको कितना पैसा मिला है। देखिए इसमें क्या करना है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 5,60,000, राइट। इसमें से 80,000 का अमोर्टाइज किया ड्यूरिंग द ईयर, तो आपके पास बुक वैल्यू होनी चाहिए 4,80,000 की। ठीक है, बट बुक वैल्यू कितने की रहेगी साल के एंड में 3,20,000 की, तो यानी 1,60,000 आपकी सेल्स है। ठीक है, 40,000 प्रॉफिट में सेल किया है, तो सेल प्राइस हो गया 2 लाख रुपए, ये आपका सेल्स प्राइस, ये प्रॉफिट, ये ओपनिंग बैलेंस लेस अमोर्टाइज और रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूं क्या किया हमने, 5,60,000 रुपए का था, इसमें 80,000 अमोर्टाइज हुआ है। ठीक है, तो फॉर दैट 80,000 बचना चाहिए था साल के एंड में, अगर कुछ छोड़ना हुआ तो, बट बैलेंस कितना दिख रहा है 320, तो 480 में से 320 माइनस किया तो आगे बेटा 1,60,000, यानी 1,60,000 रुपए की तो हमने सेल ही की है। ठीक है, और 40,000 प्रॉफिट पे हमने सेल किया है, तो आपका सेल्स प्राइस कितना होगा 2 लाख रुपए, तो हमें सेल प्रोसीड से मिला है 2 लाख रुपए। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, तो इसमें ए ऑप्शन है। तो जितने भी एमसीक्यू है इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, पहले वाली का भी और दूसरे वाली का भी, दोनों के मिला के दोनों में डाल दूंगा, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड पार्ट में भी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में।
आप अपना थोड़ा सा प्यार मुझ पर बढ़ाइए बेटा। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।